रिफ्रैक्शन, कहानी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, स्टारिंग द लाइट, द मिस्टीरियस लाइट, इसके बारे में ज़्यादा कुछ किसी को मालूम नहीं। कोई बोलता है लाइट एक रे है, कोई बोलता है लाइट एक वेव है, कोई बोलता है लाइट एक फ्लो ऑफ एनर्जी पैकेट से, फोटोन से, है ना। कौन क्या बोलता है उसके बारे में। कोई बोलता है उसका फ्रीक्वेंसी एकदम नहीं बदल सकता है, कोई बोलता है इसका फ्रीक्वेंसी भी बदल जाता है ना। और ये बहुत सारे लाइट जो है वो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे वेवलेंथ के, कोई बोलता है रेड है, कोई बोलता है ब्लू है ना। तो ये हमारा एक सेंस ऑर्गन जो आँख है उसका सबसे बड़ा विजिबिलिटी का मतलब सबसे पावरफुल जो हमारा सेंस ऑर्गन है आँख है, उसका ये साधन है जिसके चलते हम लोग आंखों की सारे चीजों को देख पाते हैं। उसके बारे में देखना है रिफ्रैक्शन क्या है। लेट अस प्रोसीड विद, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड सम बेसिक्स अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सम बेसिक्स we start reading about what is refraction, but we start with some important points. पहला हुआ जो आपको मालूम है वही लिख रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, मुझे पूरा पढ़ाना है इसलिए लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है। इन एनी अदर मीडियम वेलोसिटी v of light is lesser, ठीक है। तो क्या जानेंगे C, अच्छा इसे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as the ratio of velocity of light in free space to that in the medium। कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू से। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखते हैं उसको, C/V। और C क्या है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू आपको मालूम है। V इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपको मालूम है। कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को C/V कहते हैं। ऑब्वियस है कि म्यू जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बिकॉज C इज ग्रेटर देन 1। इफ यू कंसीडर फ्री स्पेस देन C इज ग्रेटर देन V रहेगा, C इज ग्रेटर देन V। अगर फ्री स्पेस में देखेंगे C और V बराबर है, सो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप कहोगे म्यू फॉर एयर इज 1, ठीक है। ये अक्सर हमें जरूरत पड़ेगा। आप सोचोगे यहाँ पर म्यू लिखना चाहिए था, कहाँ गायब हो गया, बिकॉज इट मस्ट बी दैट ऑफ एयर। तीसरा हुआ कि म्यू इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। सारे बच्चों वाले चीज आपको मालूम है, कोई नया चीज में नहीं बताया, इससे पहले आपको सारा चीज मालूम था, ठीक है। ये हो गया लाइट के बारे में। पॉइंट नंबर 3, ए मीडियम in which velocity of light is more is called
रेयर मीडियम। अगर हम दो मीडियम को कंपेयर करेंगे, एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज से v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज v2 और v1 इज मोर देन v2, देन द फर्स्ट मीडियम इज रेयर देन द सेकंड मीडियम। कोई अकेला एक मीडियम देंगे, बताओ वाटर इज ए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो हमें किसी दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर करके बोलना चाहिए। वैसे अकेले एक मीडियम को रेयर या डेंसर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन द ऑपोजिट, इफ वेलोसिटी इज लेस, if velocity is less, then medium is called denser medium. Medium is called denser medium, ठीक है। सपोज हम कहेंगे हमारे पास दो मीडियम है और दो मीडियम में v1 and v2 are the velocities of light. If v1 and v2 are velocities in two different mediums, and v1 is greater than v2, then first medium is rarer and second medium is denser। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये डेंसर मीडियम है। समझ में क्या आएगा, ये सब चीजें आपको मालूम। लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, where v1 is greater than v2, I can say v1, or sorry, I can write 1 by v1 is less than 1 by v2। और अगर दोनों तरफ में c मल्टीप्लाई कर देता हूं तो c by v1 is less than c by v2। This further implies mu1 is less than mu2। तो क्या कंक्लूजन मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको आप म्यू कहते हो इज मोर फॉर ए डेंसर मीडियम। हाँ सर, ये चीज तो मालूम था, ठीक है, मालूम है तो हमको लिखना है सारा चीज, इसलिए मैं लिख दिया। समझ में आया? तो म्यू इज मोर फॉर ए डेंसर मीडियम। बार बार ये टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, लाइट इज ए वेव so its frequency and wavelength are related to velocity by the relation v is equal to f lambda, ठीक है। लाइट इज ए वेव, लाइट का अपना फ्रीक्वेंसी, हर एक लाइट का, रेड कलर लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट कलर लाइट का वेवलेंथ सबसे कम है। ये सब छोटी मोटी जानकारी आपके पास है। तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ये रिलेशन है। मैं जल्दी जल्दी करके कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हेन light moves from one medium to other, light moves from one medium to other, its frequency does not change। फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे
कि ये कोई एक मीडियम है, ये सपोज हम कहेंगे कि ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, यहाँ से कोई लाइट रे से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर उसका वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी v2 है, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1 है, जो वेवलेंथ है वो λ1 है, यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2 है, वेवलेंथ है λ2 है, तो आप क्या कहोगे, so for same light ray or same light passing through two different mediums, आप कहोगे v1 is equal to f1 λ1, v2 is equal to f2 λ2, where f1 is equal to f2. Frequency of light remains same. बाद में हम लोग पढ़ेंगे the color of light depends upon frequency, not on wavelength. और काफी दिन तक ये मिसकंसेप्शन चल रहा था कि कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, इसलिए दो रे को जब हम मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम कलर, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, हम कहते हैं उनका वेवलेंथ सेम है, उस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करके चलते हैं, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि अगर वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रहा है, वेवलेंथ बदल रहा है, तो पक्का लाइट का कलर बदल जाता, बट व्हेन रेड लाइट passes through water or glass it remains red. So the parameter which is remaining unchanged, that is frequency, is deciding factor for the color. ठीक है, so v1 is equal to f1 λ1, f1 λ1, ये कौन है λ1। तो यहां से हमें क्या पता चला, पता ये चला v1 by v2 is nothing but λ1 by λ2। यहां से हमें और क्या पता चला, पता ये चला कि I can write this as c by v2 into c by v1, sorry v1 by c, that is equal to λ1 by λ2। इससे और क्या पता चला कि c by v2 is mu2 and c by v1 is nothing but mu1, that is equal to λ1 by λ2, that is equal to again mu1 λ1 is equal to mu2 λ2। कहने का मतलब है इन ए डेंसर मीडियम mu is more, lambda will be less, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, हम तो कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते, I cannot skip anything, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा भाई, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड मेनी एंट्रांसेस, द रिलेशन बिटवीन mu and lambda, ठीक है, mu1 λ1 is equal to mu2 into λ2, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखूं, mu2 into λ2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है ये, thus when light moves from a rarer medium to denser medium, velocity increases, frequency remains same। अब आप जानते हो कि v इक्वल टू f लैम्बडा, वेलोसिटी इंक्रीज कर गया तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू f लैम्बडा है, देखो v इक्वल टू f लैम्बडा, f इज कांस्टेंट, v बढ़ गया तो लैम्बडा भी बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे वेवलेंथ, जस्ट मिनट, इट इज गोइंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा क्या, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इट इज गोइंग टू ए डेंसर मीडियम जहां पर वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर गया v इक्वल टू f लैम्बडा, f इज ए कांस्टेंट, v डिक्रीज कर गया तो लैम्बडा विल आल्सो डिक्रीज, तो हम कहेंगे वेवलेंथ डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि कुछ लाइट रे आ रहे हैं, आई एम गिविंग यू ए डेंसर मीडियम, सपोज दिया है कि ये mu1 है, किसी एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है mu2, और दिया है
कि μ2 इज लेस देन μ1। आपको बताना है कौन सा फिगर सही है। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं आपको 3 फिगर देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल। फिगर ए, पहला हुआ ऐसा ऐसा करके लाइट वेव जा रहा है, 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 ये हुआ फिगर ए। दूसरा फिगर हुआ लाइट वेव जा रहा है, 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 ठीक है। तीसरा फिगर हुआ लाइट वेव जा रहा है, 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 ठीक है। आपको बताना है कि इस फिगर में, क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो, इट इज गोइंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम और रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखो μ2 लेस है, डेंसर टू रेयर जा रहा है। When it goes to a rarer medium, velocity becomes more. When velocity is more, wavelength will increase or decrease or remain same. Wavelength will increase. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना? छोटे मोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। Now we want to talk about point number 6. Point number 6 में we shall talk about refraction, ठीक है। When light is obliquely incident, light is obliquely incident at the interface or boundary between two different medium, when light is obliquely incident at the interface between two different medium, it deviates from its path, in the second medium. This phenomenon of bending of light at the boundary between two different medium is called रिफ्रैक्शन। इसमें कुछ कंडीशंस आपको समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या हुआ? लाइट इज ओब्लिकली इंसिडेंट। अगर लाइट ओब्लिकली इंसिडेंट हुआ तो किसी दो मीडियम की बाउंड्री पे क्या होगा? आप देखोगे, सपोज जैसे मैं फिगर बना के दिखा रहा हूं, सपोज यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम है, हियर आर टू डिफरेंट मीडियम्स, ठीक है। ये कोई एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये इसका μ2 है। आप देखोगे अगर इसमें कोई लाइट रे ऐसे गिरेगा तो इट विल नॉट बेंड, नो रिफ्रैक्शन। कोई लाइट रे ऐसे गिरेगा तो इट विल बेंड, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। So refraction takes place only when light is obliquely incident at the interface, the boundary between two different mediums. If it is normally incident, no refraction takes place. तो इसलिए रिफ्रैक्शन फेनोमेना का डेफिनेशन लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि you are using the word obliquely incident, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस में नहीं होता। और पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। हर केस में जब ये रे गिरेगा, पार्ट ऑफ रे तो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर भी पार्ट ऑफ रे तो रिफ्लेक्ट करेगा। सो रिफ्लेक्शन अभी बात नहीं करें, इसलिए उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है,
रिफ्रैक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट रिफ्लेक्शन इज ए कंपल्सरी फेनोमेना, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस। समझ में आया क्या? जब भी दो मीडियम के बीच में लाइट रे पहुंचेगा, रिफ्लेक्शन विल डेफिनेटली टेक प्लेस, बट देन रिफ्रैक्शन may or may not take place depending upon the angle of incidence. Bending of light is called refraction, but simply saying bending of light is again not refraction. Bending of light at the interface between two different mediums when obliquely incident is called refraction. Otherwise simply bending of light बोलेंगे तो आगे और एक चैप्टर आ रहा है diffraction, वहां पर भी bending of light हो जाता है at the sharp edges. At the sharp edges of the bodies light automatically bends, so that is called diffraction. So खाली बेंडिंग ऑफ लाइट पे ज्यादा ध्यान मत देना, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम व्हेन ओब्लिकली इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ऐसे करके याद रखना। समझ में आ रहा है क्या? Yes. Now let's go for the next point, point number 7. अब जो मैं आपको बताया रिगार्डिंग क्या डेंसर एंड रेयर मीडियम में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। जस्ट मिनट और 7। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डेंसर और रेयर मीडियम हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ये ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल है, इसमें ये डेंसर मीडियम होगा, ये कम डेंसिटी का है, ये रेयर मीडियम होगा। ऐसा नहीं है, इट इज नथिंग टू डू विथ मास बाय वॉल्यूम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स एंड द सॉलिड स्ट्रक्चर कैसा है ना, वो एफसीसी टाइप का है कि बीसीसी टाइप का है कि क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेंसर मीडियम होगा कि रेयर मीडियम होगा, फिर वो मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो कीपिंग ऑल दोस पॉइंट्स इन माइंड, रिमेंबर जिस रास्ते में जाने के लिए लाइट को डिफिकल्टी फेस होगा उसको हम इसको डेंसर पाथ करेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपको यहाँ पे जाना है, जाने के लिए दो रास्ते पड़े हैं, एक रास्ता है एक रास्ता है। इस रास्ते पे क्या है? इट इज वेरी रफ, वेरी रफ, इट इज वेरी स्मूथ। ठीक है, आप भाग के इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। थिंक अबाउट पाथ 1 एंड पाथ 2। कौन सा पाथ में आप जोर से भाग सकते हो A to B तक? कौन सा पाथ में जोर से भागोगे? वेरी रफ पाथ में कि वेरी स्मूथ पाथ में? जल्दी भागना है, very rough, because that external force which helps you to move is the frictional force only. Very rough path में आप जोर से भागोगे, very rough path में अगर जोर से भागोगे, ये पाथ हो गया आपके लिए रेयर पाथ, ये पाथ हो गया आपके लिए डेंसर पाथ, क्योंकि इसमें ज्यादा जोर से भाग नहीं सकते, है ना? जैसे वाटर, ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, it all depends what is the type of wave going. If you consider a sound wave, water is a rarer medium. If you consider a light wave, water is a denser medium as compared to that of air. समझ में आ रहा ना? तो किस किस्म का वेव है? यहाँ पर तो हम लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो लाइट के लिए कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है, कैसे पता चलता है? जिसमें लाइट का वेलोसिटी ज्यादा वो हो गया रेयर मीडियम, इट हैज नथिंग टू डू विद द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। एंड next we shall see here Fermat's principle. ये एक प्रिंसिपल है, कोई लॉ नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई थ्योरम नहीं है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। लॉ मीन्स इट हैपेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और कोई थ्योरम नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग कुछ कंक्लूजन निकाला गया, नहीं, ये भी नहीं है। ये हाइपोथेसिस नहीं कि इमेजिनरी है। क्या बोलता है ये? When light moves from one point to other, following several reflections and refractions, reflections and refractions, it chooses the path, it chooses the path of least time, sorry, path of least time, ये ऐसा पाथ में जाने की पसंद करता है जिस रास्ते में उस पॉइंट से उस पॉइंट को जाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन को जाने के लिए मिनिमम टाइम लगेगा।
आई रिपीटेडली से लीस्ट टाइम नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोच के गड़बड़ हो जाएगा। इट विल नॉट फॉलो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ, इट विल फॉलो द पाथ इन विच इट विल टेक लीस्ट टाइम। सबसे कम समय लगेगा। समझ में आ रहा है? सबसे कम समय लगना और शॉर्टेस्ट पाथ में जाना अलग अलग चीज होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं कि जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज ए मिरर। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर कोई एक स्क्रीन रखा है। अब यह क्या हुआ, यहाँ से कोई लाइट रे आया, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आके स्पॉट बना है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ से यहाँ तक आना है। आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं आएगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा? ठीक है, आप जानते हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये उसी से एक नया चीज निकाल के बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, अगर लाइट इस रास्ते में आएगा इसको जितना समय लगेगा, अगर इस रास्ते में आएगा उससे कम समय लगेगा। इन तीनों में से 1 2 3 तीनों पाथ में से अगर ये सेकंड वाला पाथ, ये पहला वाला पाथ है, तो दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, सेकंड वाला पाथ फॉलो करेगा तो उसको सबसे कम समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो ढूंढेगा कौन सा पाथ में जाऊं कि सबसे कम समय में पहुंचूंगा। सबसे कम समय में, हम सबसे कम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रिपीटेडली आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे कम समय का। हाँ, अगर लाइट सेम मीडियम में मूव कर रहा है कम समय में तो कम डिस्टेंस हो, बट व्हेन इट इज पासिंग थ्रू रिफ्रैक्शन एंड ऑल अदर्स थिंग्स विल बी डिफरेंट। इसलिए डिस्टेंस को मत रखना, रिफ्लेक्शन की बात है। एंटायर लाइट इज इन द सेम मीडियम, इस पाथ में जाओ जितना वेलोसिटी है, इस पाथ में उतने वेलोसिटी है, इस पाथ में सबसे कम समय लगा तो ये पाथ भी सबसे कम लेंथ का होगा। मैच कर रहा है आपका कंसेप्ट, बट देन डोंट रिमेंबर दैट इट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट फॉलोज द लीस्ट टाइम पाथ। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लाइट, कोई एक मीडियम है, ऐसे एक मीडियम है μ1, एक मीडियम है μ2, और कोई लाइट रे यहाँ से आया, इधर से आया, आके इधर गया, आके मान लो यहाँ पर फ्लोर पे एक स्पॉट बन गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को आने के लिए उसके पास ढेर सारे दूसरे रास्ते भी अवेलेबल थे। इट कुड हैव कम लाइक दिस आल्सो, इट कुड हैव कम लाइक दिस आल्सो। ये सारा रास्ता को अगर हम देखेंगे तो कौन से रास्ते में उसको सबसे कम समय लगेगा? ऑब्वियसली दिस पाथ में। μ1 अलग अलग है, मतलब वेलोसिटीज आर आल्सो डिफरेंट। तो इस वेलोसिटी के साथ इतना दूर जाना और इस वेलोसिटी के साथ इतना दूर जाने में जितना समय लगेगा उससे कम समय लगेगा v1 वेलोसिटी में इतना तक आके यहाँ तक आने में। सो इट विल फॉलो दिस पाथ। रिमेंबर, इट फॉलोज द लीस्ट पाथ between the starting point and the destination। स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच में सबसे कम समय वाला पाथ को वो चुनता है, जिस रास्ते में उसको सबसे कम समय लगेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेरमाट्स प्रिंसिपल। ठीक है, और नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या कहता है भैया? ये कहता है इफ लाइट अंडरगोइंग several reflection and refraction and refractions finally incidents or gets normally incident on a reflecting surface। Then the reflected light retraces its path and reaches back to the source again।
उस सोर्स के पास फिर से वापस पहुंचता है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक सोर्स है, यहाँ से कोई एक लाइट ऐसे आया, लाइट आया तो यहाँ पे गिरा, यहाँ से निकला ऐसे। अब यहाँ पे गिरने के बाद सपोज यहाँ पे कोई दूसरा रिफ्लेक्टिंग सिस्टम था, यहाँ से निकल के ऐसे गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई मान लो कि ऐसे स्लैब रखा हुआ था, इस स्लैब से घुसा तो ये ऐसे घुस गया, ठीक है, घुस के फिर ऐसे निकला यहाँ से, ठीक है। इट गोज लाइक दिस। नाउ इट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए मिरर। इतने सारा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मली इंसिडेंट हो गया किसी एक मिरर के ऊपर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? कहता है कि जब ये नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, यहाँ से वापस भी आएगा, वापस भी आएगा, तो उसी रास्ते में फॉलो करते हुए आएगा, उसी रास्ते में फॉलो करते हुए आएगा, एंड इट विल फाइनली रीच द सोर्स अगेन। जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में वापस आएगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 भी हम लोग देख लिए। नाउ वी शैल गो फॉर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आई एम टॉकिंग पॉइंट नंबर 9, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है? सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मीडियम है μ1, ये कोई एक दूसरा मीडियम है μ2। देखोगे कोई लाइट रे अगर ऐसे गिर रहा है तो गिरने के बाद हो सकता है कि वो कुछ ऐसे जा रहा होगा। अगर लाइट रे ऐसा कुछ जा रहा होगा तो आपको पता ये करना है कि इस लाइट रे का बारे में, इसके एंगल्स के बारे में कुछ जानकारी लेना है। You call this as the normal. You call this as the normal. At point of incidence, this is incident ray, and this is called refracted ray. ये हो गया इंसिडेंट एंगल I, ये हो गया रिफ्रैक्टिंग एंगल R। तो क्या कहता है ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला है द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in a common plane। हाँ सर ये सब चीजें जानते हैं, मैं क्या करूं मुझे बताना है, ठीक है। ये तीनों एक कॉमन प्लेन में रहते हैं। और क्या बोलता है? बोलता है द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल and sign of refracting angle bear a constant ratio depending upon the refractive indexes, refractive indices of the two mediums। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, मतलब साइन I by sin R is equal to a constant depending upon refractive indices μ2 by μ1, ठीक है, μ2 by μ1। कुछ बुक में इसको
1 म्यू 2 लिखते हैं, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे करके लिखते हैं। वो सब नोटेशंस आप ले सकते हो, हम सिंपलर वे में बता रहे हैं, क्योंकि बुक में मेजॉरिटी क्वेश्चन में क्या होता है, वन मीडियम इज एयर, इफ यू गो फॉर ऑल लेंस न्यूमेरिकल्स नो, पूरा लेंस का लेंस चैप्टर में लेंस ही ग्लास है, बाहर एयर है, ठीक है। तो एयर वाला पार्ट का म्यू 1 है, वो इक्वेशन में गायब हो जाता है, बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, खाली म्यू लिखा रहता है वो भी ग्लास का। अगर लेंस को पानी के अंदर रखे हैं तो म्यू 1 बाई म्यू 2 होगा कि म्यू 2 बाई म्यू 1 होगा, पीपल अगेन कंफ्यूज। तो मैं हरदम हर चीज को, इवन एयर भी है तो म्यू 1 लिखूंगा, बाद में म्यू 1 की जगह 1 डाल दूंगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी sin i by sin r is coming out to be mu 1 by mu 2, मतलब mu 1 sin i is equal to mu 2 sin r। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, mu 1 sin i is equal to mu 2 sin r, ठीक है। बिट नंबर 3, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं दोनों लॉ को जोड़ देता हूं, लॉ का दोनों पार्ट को जोड़ देता हूं, तो स्नेल्स लॉ क्या बन जाएगा, स्नेल्स लॉ इज, जैसे मैं अगर आपको फिगर करके दिखाऊं, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल, इस नॉर्मल के ऊपर आप कुछ वेक्टर्स ले लो, आई शो यू सम यूनिट वेक्टर्स, ए आई कैप इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर, ए आर कैप ये रिफ्रैक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, और ए एन कैप ये हो गया, सॉरी ये हो गया ए एन कैप, मतलब इट इज द यूनिट वेक्टर along the normal at the point of incidence in the first medium, ठीक है। तो क्या होता है, क्या लिखते हैं इसको हम लिखते हैं ए आई कैप क्रॉस ए एन कैप, ए आई कैप क्रॉस ए एन कैप म्यू 1 टाइम्स इज इक्वल टू, ठीक है, इट इज ए आर कैप क्रॉस ए एन कैप, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये इट इज अगेन म्यू 2 टाइम्स, इट इज अगेन म्यू 2 टाइम्स, याद रखना है कि इट इज म्यू 2 टाइम्स। तो खोलो तो ये आ जाएगा म्यू ए आई एन, मतलब ए आई और ए एन के बीच में क्या एंगल है, ए आई और ए एन के बीच में एंगल है 180 माइनस, अगर ये एंगल आई है साइन आई, साइन पाई माइनस आई, साइन पाई माइनस आई साइन ए, सो म्यू 1 साइन आई। ए आर ए एन के बीच में क्या एंगल है, पाई माइनस आर, साइन पाई माइनस आर इज साइन आर, सो दैट वे इट इज मैचिंग। सो जो, और इससे ये पता चल रहा है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बराबर है, मतलब these three are coplanar, these three are coplanar, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर कोप्लानर है, क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलता है कि वो कोप्लानर है, म्यू 1 म्यू 2 का प्रोडक्ट रहने से स्नेल्स लॉ का दूसरा पार्ट को जस्टिफाई कर लेता है। बीट नंबर 3, बीट नंबर 4 is mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R, therefore if mu 1 is less than mu 2 then, सोचो ये mu 1 था, हाँ ये mu 2 है, अगर mu 2 ज्यादा है mu 1 कम है, mu 1 into sin I is equal to mu 2 into sin R, mu 1 कम है sin I ज्यादा है, mu 2 ज्यादा है sin R कम है, then sin I is more than sin R, that implies further I is greater than R, इसका मतलब इंसिडेंट एंगल इज मोर देन द रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या कंक्लूजन मिल गया भैया, कंक्लूजन ये मिल गया कि व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए rarer medium or a rarer medium to denser medium, it will have to deviate because ये एंगल्स बदल रहे हैं। थोड़ा मैं इसको छोटा कर दूं, बहुत जगह ले लिया है, तो क्या कंक्लूजन मिल गया हमें यहां से, मिल गया 10 when
कम था, moves from mu1 to mu2 means rarer to denser medium। क्या होता है? डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ गया। इट आर कम हो गया, मतलब द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर मीडियम में जाएगा, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, डेंसर मीडियम में जाएगा, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ऐसे आने से ऐसे जाता है, ऐसे आएगा तो इधर जाएगा। Are you getting? Principle of reversibility says if it goes from a denser medium to a rarer medium, it will bend away from the normal। देखो तो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes. अब ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग दो चीज देख रहे हैं। एक है रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, दूसरा हुआ रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस फिर से दो किस्म का होता है, इन केस ऑफ ए प्रिज्म एंड इन केस ऑफ ए ग्लास स्लैब। दो चीज होता है, वो दोनों चीज को हमें देखना है। अभी हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो हम अभी टॉपिक का नाम बदल देंगे, टॉपिक का नाम देंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन इन ए ग्लास स्लैब ले लेता हूं और एट प्लेन सरफेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एट ए प्लेन सरफेस, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसके ऊपर ध्यान देंगे, ये खत्म होगा तो हम प्रिज्म के लिए जाएंगे। कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट पास करता है, कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये कोई एक मीडियम है, ठीक है, ये कोई एक मीडियम है, तो हुआ क्या, मान लो कि कोई लाइट ऐसे गिरा इस मीडियम पे, यहाँ पे गिरा लाइट, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, तो इधर से घुसा इधर से निकल गया। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट सरफेस, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट सरफेस। इमर्जेंट सरफेस, इट इज इमर्जिंग आउट, दिस इज इंसिडेंट सरफेस, जहाँ पे लाइट गिर रहा है। अब देखो जो इंसिडेंट सरफेस है, इमर्जेंट सरफेस है, ये दोनों तो आपको पैरेलल नहीं दिख रहे। अगर ये दोनों सरफेस पैरेलल है तो हम कहेंगे दिस इज ए स्लैब, ग्लास स्लैब। स्लैब जैसे दिखने का जरूरत नहीं है, पर पैरेलल है तो ये स्लैब है। और अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो हम इनको कहते हैं प्रिज्म। अगर प्रिज्म कहते हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहते हैं? फिर आप देखोगे कि ये अगर हो गया प्रिज्म, तो जो इंसिडेंट सरफेस है और इमर्जेंट सरफेस है, वो दोनों सरफेस को आप एक्सटेंड करवाओ तो ये कुछ ऐसा एक्सटेंड हो गया और ये सरफेस कुछ ऐसा एक्सटेंड हो गया, दे आर मीटिंग समवेयर हियर, तो आप कहोगे ये जो आपका एंगल बन गया, दिस एंगल will be called the angle of prism, this angle will be called the angle of prism। समझ में आया क्या? लिख लेंगे हम लोग, लेकिन समझ लो, if the incident surface and emergent surface are parallel, they are said to be the transparent material is called as a slab। not parallel, that's called a prism। दोनों सरफेस को एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं मिलेंगे, अगर पैरेलल नहीं है तो जो एंगल बनाएंगे उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म जब पढ़ेंगे उसके बारे में और भी डिटेल्स में देखेंगे, फिलहाल तो हम लोग स्लैब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोई चीज स्लैब जैसे दिख रहा है तो ये स्लैब होगा, हम ये नहीं कह सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ द लाइट रेज पास। पॉइंट नंबर 1, व्हेन लाइट passes through a transparent medium, if the incident surface and emergent surface emergent surface
medium is called a slab. Else it is called a prism. कोई चीज स्लैब जैसे दिख रहा है तो स्लैब होगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं कहूं कि यहाँ पे कोई चीज दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये चीज में कोई लाइट रे ऐसे गिर रहा है और ऐसे घुसा अंदर, ऐसे निकल गया, तो हम कहेंगे ये सरफेस पैरेलल है, यू कैन कॉल इट ए स्लैब। सेम बॉडी को ले लो, यहाँ पे ये एक बॉडी है, ऐसा शेप का है, कोई लाइट रे यहाँ पे गिरा, ऐसे करके गिरा, गिरने के बाद बेंड किया तो यहाँ से फिर निकल के बाहर आ गया। इट गोज लाइक दिस। नाउ यू सी द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस आर नॉट पैरेलल, though the material is looking like a slab, it is to be treated as a prism, ठीक है। कैसा शेप देख के स्लैब या प्रिज्म मत बोलो, रे किधर से घुस रहा है किधर से निकल रहा है, उसके हिसाब से कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि स्लैब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बॉडी देखने में स्लैब जैसे नहीं दिख रहा है, स्लैब जैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ है, ऐसा हुआ है, कोई बॉडी है, लेकिन अगर कोई लाइट रे मान लो कि इसके ऊपर ऐसे गिरा, ऐसे बेंड किया, ऐसे निकल गया, तो आई विल से दिस इज बिहेविंग एज ए स्लैब बिकॉज द इंसिडेंट सरफेस एंड द इमर्जेंट सरफेस आर लुकिंग पैरेलल, ठीक है। तो डोंट लुक एट द शेप ऑफ द बॉडी, से लुक एट द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस। अगर वो दोनों पैरेलल है, यू कॉल इट ए स्लैब। स्लैब होने से क्या क्या चीजें होते हैं, पॉइंट नंबर 2 नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, नाउ वी आर बॉदरिंग ऑन द डेविएशन और आई मीन द रिफ्रैक्शन इन ए स्लैब, ठीक है, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन in a slab, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन इन ए स्लैब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। वी शैल मेक सम कंक्लूजन्स आउट ऑफ इट, ठीक है। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक स्लैब है, विल नोट डाउन वन बाय वन, ये कोई एक स्लैब है, ठीक है। इससे होमोजेनियस मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, और मान लो कि ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर है, और ये एयर है तो ये कोई भी मीडियम हो उसका म्यू इससे ज्यादा होगा तो डेंसर मीडियम है। लेट मी लुक एट ए रे पासिंग थ्रू इट, ए रे गोज लाइक दिस, एक रे ऐसे आया, ऐसे बेंड किया, ऐसे निकल गया। इस रे के बारे में थोड़ा ध्यान से देखो, और चलो हम कुछ फॉर्मूला बनाते हैं इसके लिए। व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है हमें देखना है। और मैं यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, हियर इज आल्सो ए नॉर्मल। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि अगर ये स्लैब का इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस एक दूसरे के साथ पैरेलल है, देन द नॉर्मल्स विल बी आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। हाँ सर, ये तो होगा ही। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आर, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल टू आर। We don't know what is this angle. Say this angle is alpha. This point is A. This point is B. What you observe? At A, you say इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये μ2 है, ये μ2 है, ये फिर से μ1 हो गया, से मीडियम में आ गया। At A, μ1 sin theta by Snell's law is equal to μ2 into sin r। at B इंसिडेंट एंगल क्या है r, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है अल्फा, यू से μ2 sin r
इक्वल टू μ1 sin थीटा। थोड़ा दोनों को कंपेयर करके देखो तो μ2 sin r और μ2 sin अल्फा, सॉरी यहाँ पर क्या दिया है एंगल अल्फा। तो क्या देख रहे हो, μ2 sin r इक्वल टू दिस, μ1 sin अल्फा इक्वल टू दिस, मतलब μ1 sin थीटा इक्वल टू μ1 sin अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा। मतलब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल कर रहा है, इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल कर रहा है। अल्फा एंड थीटा आर सेम। कहने का मतलब हुआ as shown in figure, incident ray is parallel to emergent ray, incident ray is parallel to emergent ray। हाँ ये केस हुआ। अच्छा, जितना जैसा डायरेक्शन में ले जाएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। क्या लिखे, पहला ऑब्जर्वेशन, व्हेन ए रे इज गेटिंग अ पास्ट लाइक दिस। नेक्स्ट आई गो फॉर दिस सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट का डिराइवेशन तो आता है स्कूल एग्जाम में, लेकिन अभी तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा आप देख लेना। तो ये कोई एक रे ऐसे आया, कॉल दिस रे कमिंग लाइक दिस, ये एक रे ऐसे आया, ऐसे बेंड किया, फिर ऐसे निकल गया। अब देखो कि ये रे पैरेलल है, दिस टू रेज आर पैरेलल। मतलब अगर यहाँ पर से कोई देख रहा है, उसकी आंखों में इस रे पहुंचा, वो कहेगा दैट ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, जबकि ऑब्जेक्ट इधर है। क्या आप देख रहे हो, आप देख ये रहे हो कि ये रे जो ऐसा है, दिस रे का डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। दोनों पैरेलल तो है, दोनों रे पैरेलल तो है, लेकिन है क्या बताओ, लग रहा है कि यहाँ से कोई अगर देखेगा उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर है, जबकि ऑब्जेक्ट इधर नहीं है। लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर है क्योंकि रे इसे पहुंच रहा है, वो देखेगा ऑब्जेक्ट इधर है, लेकिन ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड है। सो यू फाइंड the rays are shifted by some amount, by some distance. The rays are shifted. That shifting is called lateral shift. That is a very important derivation for refraction in a slab. जनरल इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना पड़ता है। जब फॉर्मूला याद रखेंगे तो फॉर्मूला कैसे बताना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको ये करूं। तो चलो मानते हैं कि T is the thickness of this slab, T for thickness। हमें क्या निकालना है, what is the lateral shift, हमें lateral shift पता करना है, ठीक है। lateral shift पता करना है, मतलब क्या निकालना होगा बताओ। ठीक है, थोड़ा ये पूरा फिगर को मैं इधर ले आता हूँ ताकि मुझे ड्रॉ करने में आसान होगा। ये है पूरा का पूरा फिगर, ये पूरा का फिगर को इधर ले आओ, फिगर को ले आओ तो लिखेंगे, लिखने के लिए बहुत कम जगह चाहिए। तो ये जो था क्या, ये ठीक है, थोड़ा फिगर बढ़िया से ड्रॉ करना पड़ता है। मैं लेटरल शिफ्ट निकालना चाहता हूं। अगर ये स्लैब नहीं होता, ये रे कुछ ऐसे चला गया होता, है ना, तो हमें क्या पता करना है, डेविएशन, ये डी पता करना है। व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट पता करना है, ये डी पता करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट मी ड्रॉ ए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। At the point of incidence, I draw a normal। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब ये चाहिए नहीं तो मैं इसको भगाता हूँ। एक ही बात है, यहाँ से यहाँ पर डी निकालना और ये डी निकालना बात एक ही। तो आई रिमूव दिस पॉइंट्स। अब
ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो रे ऐसे आ रहा है तो कुछ शिफ्टिंग हो गया है। कितना शिफ्टिंग हो गया है? आई विल से द शिफ्टिंग इज समथिंग, यस, शिफ्टिंग इज बाय अमाउंट डी। हमें डी का वैल्यू पता करना है। डी मतलब ये डिस्टेंस पता करना है, डी। मैं थोड़ा नेमिंग करता हूं। चलो, इस पॉइंट को कहते हैं ए, इस पॉइंट को कहते हैं बी, इस पॉइंट को कहते हैं सी और इस पॉइंट को कहते हैं डी। अच्छा, अगर ये पूरा फिगर में मैं बोलूं कि ये हो गया, थोड़ा जगह बनाना पड़ रहा है क्योंकि फिगर बहुत जरूरी है। सीबीएसई वालों का, वो लोग फिगर को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं, तो ढंग का फिगर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ढंग का फिगर होना बहुत जरूरी है। ये हो गया यहाँ पे टी और ये गया इधर से, ठीक है। अब ये फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यू कैन इजीली सी एंड अंडरस्टैंड। यस, ये हो गई फिगर हमारा। अब सपोज हम कहेंगे ये एंगल है आई, इंसिडेंट एंगल, तो ये अंदर से जो जा रहा है इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। हाँ, ये बात सही है। और इस पॉइंट को मैं पी बोला हूं, तो इसको पॉइंट को थोड़ा यहां से उठाओ, ये थोड़ा इसको भगाओ यहां से। मैं कहता हूं कि दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी। हमें क्या निकालना है बताओ? स्मॉल डी। व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू दिस CD। अच्छा, क्या आपको ये एंगल पता चल रहा है? देखो तो, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल I है, ये एंगल R है, ये लेंथ कितना होगा? सिंपल है, I माइनस R, I माइनस R हो गया ये एंगल। अच्छा, ठीक है। ये अगर I माइनस R है तो सोचो इन ABC ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल में मैं क्या किया हूं, मैं इसको थोड़ा यहां से भगाता हूं ताकि आप लोगों को ठीक से मैं ड्रॉ करके दिखा पाऊं। यस, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसे। नाउ क्या निकाल रहे हैं हम लोग? लेटरल शिफ्ट। कैलकुलेट करने की कोशिश करें। लेट T is thickness of slab, ठीक है, thickness of the slab हो गया T। Now in ABC triangle, in ABC triangle, अगर ABC triangle को देखेंगे तो हम कहेंगे what is AC? AB by AC, AB by AC is equal to cos R, और AC is equal to AB sec R। but AB क्या है? AB is nothing but T, so it is T sec R, ठीक है। in ACD ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो AC और ये एंगल तो 90 डिग्री है। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तब तो दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री तो होगा ही। दिस एंगल सेट टू बी 90 डिग्री, है ना? तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो इन ACD ट्रायंगल हम कहेंगे CD बाय AC, CD बाय AC इज इक्वल टू P बाई H हो जाएगा। इट इज साइन I माइनस R, बट AC क्या था? T sec R। सो CD, द लेटरल शिफ्ट, CD इज लेटरल शिफ्ट। कितना आ रहा है देखो तो? AC साइन I माइनस R। AC क्या है? T sec R। इट इज T sec R साइन I माइनस R। तो आपको याद रखना ये फॉर्मूला पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं फिगर के साथ देके, I दिया रहेगा, R दिया रहेगा,
थिकनेस ऑफ दिस स्लैब दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे पासिंग थ्रू दिस स्लैब। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, T sec r into sin I minus r, T sec r into sin I minus r। क्योंकि इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा इसको बढ़िया से लिखते हैं, T sec r into sin I minus r। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट व्हेन द रे इज पासिंग थ्रू ए ग्लास स्लैब। क्या ये डिराइवेशन आपको समझ में आया? अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। ये था लेटरल शिफ्ट। लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे कितना जा रहा है, ये परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ रे कितना शिफ्ट कर गया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे कितना शिफ्ट करेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट। उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें अपर एंड डेप्थ, रियल डेप्थ, ये सारी चीजें आपके सामने आके पहुंचेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब, एक स्लैब नहीं है, ढेर सारा स्लैब है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। फिर आएगा उसके बाद व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, एंड डेविएशन, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो लास्ट क्लास वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स, प्रीवियस क्लास ये क्लास में हम लोग ये सब चीजें देख लिए। अगले क्लास हम लोग देखने वाले हैं डेविएशन इन ए स्लैब, डेविएशन ऑफ रे, डेविएशन ऑफ रे कितना हो रहा है वो हम देखेंगे अगले क्लास में। जब ये रे आया ऐसे कितना डेविएट कर गया, डेविएशन इज I minus r, डेविएशन इज I minus r, सो सिंपल है, आप लोग जानते हो, उसको देखेंगे और उसके रिलेटेड चीजें निकालेंगे। क्योंकि वो जो डेविएशन है ना, दैट विल गिव यू एन इफेक्ट ऑफ रेज ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, रे डाइवर्ज करेगा कि कन्वर्ज करेगा। बाद में देखेंगे द डेविएशन h, मतलब कोई एक लेंस है, कोई लेंस है, कितने हाइट में गिर रहा है कोई रे उसके ऊपर, दैट विल डिसाइड द डेविएशन, एंड द डेविएशन इज कॉल्ड द पावर, नॉट द फोकल लेंथ। तो डेविएशन, जितना ज्यादा डेविएशन है उतनी ज्यादा पावर है, ये आपको बाद में पता चलेगा जब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय 1 by फोकल लेंथ, वाई पावर इज 1 by फोकल लेंथ। तो उसका यूनिट क्या है, इज इट मीटर इनवर्स? क्या डायोप्टर को आप मीटर इनवर्स कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। रिमेंबर, डायोप्टर इज नॉट मीटर इनवर्स, ये एक एंगल का है, tan डेल्टा, ये डेल्टा आएगा डेविएशन। सो ये पावर जो डायोप्टर है, इट इज नॉट मीटर इनवर्स, डायोप्टर इज डायोप्टर, ठीक है। तो चीजें देखेंगे, कभी कभार मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है पावर को 1 by f बोल देने से, पावर को 1 by f बोल देने से हम कभी उसको कुछ गलत सलत बोल देते हैं। विल सी टू इट इन कोर्स ऑफ टाइम, वी शैल क्लैरिफाई ऑल दिस पॉइंट्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।